सभी को नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग की क्लास आरआरबी एएलपी के सीबीटी 2 एग्ज़ाम के लिए और टेक्नीशियन के लिए। अगर आप पीछे की क्लासेस को नहीं देख रहे हैं तो उनको देखते आइए, मैं बिल्कुल चैप्टर वाइज़ और सारे के सारे न्यूमेरिकल कराते हुए चल रहा हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं आज अपने मेजरमेंट्स और यूनिट के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए। आज हम देखेंगे मेजरमेंट क्या होता है? तो चलिए मेजरमेंट का मतलब होता है कि मेजरमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम कंपेयर करते हैं दिए गए फिजिकल क्वांटिटी को किसके साथ? तो जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी होता है सेम नेचर का उसके साथ। अब जैसे अगर आपको मेजरमेंट ऑफ लेंथ चाहिए वर्नियर कैलिपर को यूज़ करके और मेजरमेंट ऑफ डायमीटर चाहिए स्क्वायर गेज करके। तो यानी कि आप स्क्वायर गेज से क्या नाप सकते हैं? डायमीटर को नाप सकते हैं किसी भी तार का और वर्नियर कैलिपर से आप क्या नाप सकते हैं? लेंथ को मेजर कर सकते हैं। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? तो इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि किसी भी फिनोमेना को फिज़िक्स में समझने के लिए हमको कुछ एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं। अब जो एक्सपेरिमेंट है, उनके लिए मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट होती है और हम बहुत सारे जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ होते हैं, जैसे कि लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, इनको मेजर करते हैं। तो जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन होता है लॉज़ और थ्योरी का, इनको भी किसकी ज़रूरत पड़ती है? मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के। अब यूनिट ऑफ मेजरमेंट को समझिए, तो अगर हमको मेजर करना है फिजिकल क्वांटिटी तो एक स्टैंडर्ड की ज़रूरत पड़ती है, जो कि एक्सेप्टेड होना चाहिए इंटरनेशनली। अब इसी को हम क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। अब ये जो स्टैंडर्ड है, वो कन्वीनिएंट होना चाहिए, ईज़िली रिप्रोड्यूसिबल क्वांटिटी होना चाहिए, एक ही तरह का, किसके टर्म में? फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में और उसको जो है पूरे दुनिया में एक ही तरह से एक्सप्रेस करना चाहिए। इसी को हम एसआई यूनिट भी बोलते हैं। जैसे कि अगर एसआई यूनिट लेंथ का मीटर है, तो ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। आप फ्रांस में चल जाइए, भारत में चल जाइए, श्रीलंका में चल जाइए, सब जगह मीटर ही चलेगा क्योंकि ये सबको पता होगा। इसीलिए इंटरनेशनली बनाया गया है इस चीज़ को। तो ये बात आप समझ गए हैं मेजरमेंट से संबंधित। अब आइए मेजरमेंट से संबंधित अब आपको कुछ इम्पोर्टेंट मेजरमेंट्स याद करना होगा क्योंकि ये हर जगह काम आएगा आपको कन्वर्जेंस में और ये पूछा भी जाता है। तो मैं हेडिंग डाल देता हूँ आपको इम्पोर्टेंट मेजरमेंट्स। अब देखिए इम्पोर्टेंट मेजरमेंट्स में आपको क्या-क्या पढ़ना है इसको लिख लीजिए अपने कॉपी में क्योंकि ये हर जगह काम आने वाला है। सबसे पहले देखते हैं कि 1 फुट में कितना इंच होता है। तो देखिए अगर आप 1 फुट लेते हैं तो 1 फुट में आपको 12 इंचेस होता है ये मालूम होना चाहिए। उसी तरह से अगर मैं बोलूँ कि 1 यार्ड में कितना फिट होता है तो 1 यार्ड आप देख लीजिए कि 1 यार्ड में आपका 3 फुट होता है। और अगर 3 फुट की बात करें और फिर से इंच में जाना है तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे 36 इंचेज़ लिखेंगे। अब जो है फुट की जगह आप फीट लिख दीजिए, अरे कोई दिक्कत नहीं है वैसे, सिंगुलर प्लूरल यहाँ बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग में कुछ काम नहीं करेगा। उसी तरह से अगर 1 माइल की बात करें, तो देख लीजिए कि अगर 1 माइल आपको यार्ड में पूछा गया है, ऐसा सवाल आप देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया है, 1 माइल कितना यार्ड होता है? तो 1760 यार्ड के बराबर होता है। और अगर यार्ड से भी पूछ दिया कि फीट में बताइए तो ये होता है आपका 5280 फीट के बराबर ये होता है। उसी तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि अगर 1 बैरल है तो उसमें कितना लीटर होता है? आप देखिए जितना भी ढुलाई होता है, सब जो टैंकर्स में ढुलाई होता है वो बैरल्स में ही होता है। तो आप ट्रेन में जाइएगा तो अब आपको मालगाड़ी में पता चलेगा तो 1 बैरल कितना हो गया? 1 बैरल में 159 लीटर हो गया। उसी तरह से आपको एक और यूनिट होता है गैलन, ठीक है? तो 1 गैलन में आपको पता होना चाहिए कितना होता है। तो 1 अगर गैलन्स की बात करें तो 1 गैलन में आपको 3.785 लीटर होता है। सारे इम्पोर्टेंट्स हैं, याद कर लीजिएगा। उसी तरह से अगर हम 1 औंस की बात करें, तो 1 औंस में कितना ग्राम है? ये सवाल आपसे पूछा गया है, तो 1 औंस में 28.35 ग्राम होता है, ये याद कर लेंगे। उसी तरह से अगर औंस के बाद देखें तो पाउंड में देख लेते हैं। तो 1 पाउंड में आपसे पूछा जा सकता है कि 1 पाउंड में कितना मीटर होता है? तो ये होता है 0.4536 लिख लीजिए 0.4536 मीटर होता है। अब अगर पाउंड की बात देखें तो बिस्वा भी याद ही कर लीजिए, बिस्वा वैसे पूछा नहीं जाएगा, अमीन का एग्ज़ाम थोड़ी दे रहे हैं, ठीक है? तो 1 बिस्वा जो है आपसे पूछा जाएगा तो 1350 स्क्वायर फीट हो जाएगा। 1350 फीट का स्क्वायर मैं लिख दे रहा हूँ। उसी तरह से आपको बिस्वा के बाद 1 एकड़ याद कर लेना है, 1 एकड़ भी नहीं पूछा जाएगा, अमीन की परीक्षा में ये सब पूछा जाता है। तो 1 एकड़ में 1.613 बीघा होता है, ठीक है? तो इतना जो है इसमें से जो है ऊपर के अगर 3-4 छोड़ दिए जाएँ तो यहाँ यार्ड से लेके गैलन तक आपसे हमेशा सवाल पूछा जा सकता है
और साथ ही साथ ये फुट वाला तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो यूनिट मेजरमेंट में इतना चीज़ याद कर लीजिएगा। उसी तरह से आपसे कुछ जो है और भी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि हमारा गैलेक्सी है। अगर गैलेक्सी की बात करें, तो ये गैलेक्सी का आपसे पूछा जा सकता है कि कितना अप्रॉक्सिमेट मास होता है। तो ये होता है आपका 1.5 और साथ ही साथ कितना होता है 10 का पावर 41 होता है और ये किसमें होता है? तो ये अप्रॉक्सिमेट है, याद कर लीजिएगा, केजी में होता है। और उसी तरह से अगर आपसे सन का पूछा जाए कि सन का मास कितना है, तो सन का मास आपको लगभग होता है 1.98 1.98 इंटू 10 का पावर 30 केजी के बराबर होता है ये। अच्छा, सन के अलावा आपसे और क्या पूछा जा सकता है? तो मून का पूछा जा सकता है कि मून का वज़न कितना होता है? मून का भी आप याद कर सकते हैं। मून का वज़न होता है आपको 7.35 7.35 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 22 केजी के बराबर होता है। वहीं अगर हम एस अगर बात करें कि एक एटमॉस्फेयर में कितना, तो ये सब मैंने करा लिया है। अर्थ भी कितना होता है 10 का पावर 7 जूल होता है, ये सब सारी चीज़ें मैंने आपको करा दी है। चलिए, तो अब हम पढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर और अगला टॉपिक का नाम क्या है? तो अगला टॉपिक अब हम पढ़ेंगे पिच। पिच क्या होता है? तो पिच स्मॉलेस्ट वैल्यू होता है लेंथ का या फिर कोई दूसरे यूनिट का जिसको कि हम रीड कर सकते हैं डायरेक्टली मेन स्केल से एक्यूरेटली। समझ में आया क्या बोला मैंने? मैंने बोला कि देखिए, समझिए पिच को पहले आसान भाषा में मैं समझा देता हूँ। पिच का मतलब होता क्या है? देखिए, आपके पास अगर एक स्केल है जिसमें को कुछ यूनिट्स दिया हुआ है, तो अगर आप किसी यूनिट को मान लेते हैं कि कोई आपके पास स्केल है जिसमें 1 यूनिट दिया है, तो अब उस यूनिट में क्या होता है डिविजन्स होता है। तो अगर आप इस यूनिट को 1 यूनिट को उस यूनिट में कितने डिविजन्स दिए हुए हैं, अगर उससे भाग लगा देते हैं, यानी कि नंबर ऑफ डिविजन्स इन यूनिट को अगर आप भाग लगा देते हैं, तो ये आपका क्या बन जाता है? तो ये आपका पिच कहलाता है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको याद कर लीजिएगा। अब अगर हम बात करें कि अगर हम इसको लिखना चाहें कि पिच क्या होता है, तो वो मैं आपके लिए लिख भी देता हूँ। तो देखिए, मैंने आपके लिए पिच का डेफिनेशन लिख दिया, जो मैंने आपको बताया था कि स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ लेंथ और एनी अदर यूनिट्स जिसको कि हम रीड कर सकते हैं डायरेक्टली मेन स्केल से एक्यूरेटली, उसी को हम क्या कहते हैं? पिच कहते हैं। अब आइए याद कर लीजिएगा, ये वाला जो लाइन लिखा हुआ है ना कि एक यूनिट में और कितने नंबर ऑफ डिविजन्स होते हैं उस यूनिट में, इन दोनों का जो रेशियो होता है यही आपका पिच कहलाता है। अब आइए समझते हैं कि लीस्ट काउंट क्या होता है। तो लीस्ट काउंट स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू होता है या फिर इंक्रीमेंट होता है जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है उसको एक्यूरेटली। यानी कि ये डिटरमाइन क्या करता है कि ये बताता है कि प्रिसीजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना है, किससे? स्मॉलर लीस्ट काउंट से, जो कि दिखाता है कि जो इंस्ट्रूमेंट है वो हाईली प्रिसाइज है। जैसे कि अगर आप एक एग्जांपल लीजिए कि 1 मीटर स्केल है जिसका लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर है, तो यानी कि वो एक्यूरेटली मेजर कर सकता है जो सबसे नज़दीकी मिलीमीटर होगा। उसी तरह से अगर एक डिजिटल टाइमर है जिसका लीस्ट काउंट 0.01 सेकंड है, वो मेजर कर सकता है स्मॉल टाइम इंटरवल्स को भी, यानी छोटे से छोटे टाइम इंटरवल को भी वो मेजर कर सकता है। तो ये क्या बताता है आपका लीस्ट काउंट। अब अगर हम लीस्ट काउंट की बात करें, तो अगर मैं इसको फ़ॉर्मूले के रूप में आपको बताना चाहूँ, तो ये क्या हो गया? यानी कि जो भी आप वैल्यू को मेज़र कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा कि आपने जो मैंने आपको थ्योरी समझाया कि जो आपने वैल्यू मेज़र किया है, अगर आप उसको नंबर ऑफ डिवीज़न, मैंने क्या बोला कि जो नंबर ऑफ डिविजन्स है आपके पास किसमें? उस मेज़रमेंट में, तो यानी कि इन दैट मेज़रमेंट, इन दोनों का जो रेशियो लेंगे आप, वही क्या बन जाएगा आपका? यही आपका क्या बन जाएगा? लीस्ट काउंट। मैं फिर से बता देता हूँ, लीस्ट काउंट का मतलब क्या हुआ? जो भी आप वैल्यू मेज़र करेंगे, कब? अब उसका रेशियो क्या होगा? तो जो नंबर ऑफ डिविजन्स होगा, अगर आप उसको भाग लगा देते हैं उस मेज़रमेंट का, तो यही क्या कहलाता है? आपका लीस्ट काउंट कहलाता है। या फिर अगर आसान भाषा में अगर लीस्ट काउंट को पढ़ना चाहते हैं, तो सिंपली अगर आप पिच को जो वर्नियर स्केल डिवीज़न होगा, क्योंकि आपको वर्नियर और स्क्रू गेज ही पढ़ना है, तो जो नंबर ऑफ वीएसडी होता है, यही आपका क्या कहलाता है? पिच कहलाता है। तो सिंपल आपसे परीक्षा में यही सवाल पूछा जाएगा कि लीस्ट काउंट का डेफिनेशन बताइए, तो आपको एक ऑप्शन इस तरह का दिखेगा कि पिच और नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन को आप भाग लगा देते हैं, तो ये आपका लिस्ट काउंट बन जाता है। आइए बढ़ते हैं, अब इस 2 टर्मिनोलॉजी को समझते हैं, उसके बाद हम जो अपने पास इंस्ट्रूमेंट जो पढ़ना है हमको उसको देखेंगे। देखिए एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है? तो एक्यूरेसी वह टर्म है जो कि यूज़ किया जाता है
क्लोजनेस ऑफ मेजर वैल्यू को इंडिकेट करने के लिए। बोलिएगा कि हमको बिल्कुल समझ में नहीं आया। कहने का मतलब है कि जो भी करेक्ट वैल्यू है या फिर जो ट्रू वैल्यू है, उसके कितना नज़दीक है जो आपने मेजरमेंट किया है। तो यानी कि एक्यूरेसी क्या बताता है? तो ये बताता है क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू, क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू या फिर जो आपका करेक्ट वैल्यू होता है, उसके कितना क्लोज़ है, ये आपको क्या बताता है? एक्यूरेसी बताता है। लेकिन अगर वहीं मैं प्रिसिजन की बात करता हूँ, तो प्रिसिजन का मतलब क्या होता है कि क्लोजनेस ऑफ द मेजरमेंट ऑफ 2 और मोर मेजरमेंट ईच अदर, यानी कि अगर आप 2 मेजरमेंट कर रहे हैं, वो कितने एक-दूसरे से क्लोज़ हैं, ये बताता है। यानी कि जो क्लोज़नेस होता है मल्टीपल मेजरमेंट्स का एक मान लेते हैं कि मान लीजिए एक रीडिंग लिया आपने स्केल से 10 सेंटीमीटर आया, दूसरी बार भी मेजर लिया 10 सेंटीमीटर आया, तीसरी बार भी मेजर लिया तब भी 10 ही सेंटीमीटर आया। तो यानी कि ये क्या बता रहा है कि मल्टीपल मेजरमेंट्स लेने के बावजूद भी रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मतलब कि ये क्या है प्रिसाइज़ है। अब चलिए और भी हम एक एग्ज़ाम्पल देते हैं। सबसे पहले एक्यूरेसी को समझते हैं एग्ज़ाम्पल से आपको। देखिए, एग्ज़ाम्पल कैसे मैं समझाता हूँ आपको। देखिए, मान लीजिए कि आपके पास एक वेट है 10 केजी का। क्या स बोला मैंने कि आपके पास एक वेट कितना है? 10 केजी का आपके पास एक वेट है। अब जो मेज़रमेंट आ रहा है आपका, वो कितना आ रहा है? 10.1 केजी का आ जा रहा है। 15 केजी तो नहीं ना आ रहा है, 15 केजी 10 क्या केजी से क्या है, बहुत दूर है, तो 10.1 आ रहा है, 9.9 केजी आ रहा है, इस तरह से आ रहा है, तो मतलब ये क्या है, ये जो एग्ज़ैक्ट वैल्यू आपको चाहिए, उससे कितना करीब है, ये किस चीज़ को दर्शाता है? एक्यूरेसी को दर्शाता है। आपको समझ में आ गया होगा, अब इसमें बताने की और कोई ज़रूरत नहीं है। उसी तरह से प्रिसिजन को भी समझ लीजिए एग्ज़ाम्पल से। प्रिसिजन का एग्ज़ाम्पल क्या है? मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि देख लीजिए अब प्रिसाइज़ का मतलब क्या होता है कि मान लेते हैं किसी ऑब्जेक्ट को हम मेज़र कर रहे हैं 5 बार और जब भी मेज़र कर रहे हैं मान लेते हैं कि हमको उसमें 10 केजी आ रहा है, हर एक टाइम। जब भी मेज़र कर रहे हैं हम कितना आ रहा है? 10 ही केजी आ रहा है। जबकि जो मेरा ट्रू वैल्यू है वो 10 केजी नहीं है, 12 केजी है, 15 केजी हमको नहीं पता कितना है। लेकिन जब हम मेज़र कर रहे हैं हर एक बार तो वो कितना आ रहा है? 10 ही केजी आ रहा है। तो मतलब ये क्या हो गया? ये आपका प्रिसाइज़ हो गया, यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट है वो प्रिसाइज़ वैल्यू दे रहा है आपको, हर बार रीडिंग सेम आ रहा है। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक्यूरेसी का मतलब है कि हम टारगेट के कितना नज़दीक हैं, ये एक्यूरेसी बताता है। क्या बोला मैंने? मैंने बोला कि एक्यूरेसी क्या बता रहा है कि टारगेट के कितना नज़दीक हैं हम, टारगेट के कितना नज़दीक हैं हम, ये क्या बताता है? एक्यूरेसी बताता है। वहीं अगर प्रिसाइज़ मैंने जो आपको समझाया, ये हमारा जो रिज़ल्ट है, वो कितना क्लोज़ है, ये बता रहा है। समझ में आ गया? तो प्रिसाइज़ क्या है कि कितना क्लोज़ हमारा रिज़ल्ट है एक-दूसरे से जो मेज़रमेंट ले रहे हैं हम और एक जो है टारगेट से कितना क्लोज़ है, वो एक्यूरेसी बताता है। तो अब आप इतनी चीज़ अगर समझ गए हैं, तो सिंपल भाषा में अब आप इसको याद कर लीजिएगा एक्यूरेसी और प्रिसिजन को क्योंकि हो सकता है इस पर 1-2 सवाल आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए मिल सकता है। अब आपको मैं बता दूँ कि जो प्रिसिजन होता है, क्योंकि याद कर लीजिएगा इसको, जो प्रिसिजन होता है वो किसके प्रोपोर्शनल हो सकता है जब अगर आपने इतनी बातें समझी तो प्रिसिजन जो होगा, वो आपका जो लीस्ट काउंट होता है, उसका ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये आपसे सवाल बन सकता है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। अभी एरर मैंने नहीं पढ़ा है, तो एरर जो है अगर मैं फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर की बात करूँगा तो एक्यूरेसी जो होता है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आगे मैं एरर भी पढ़ाऊँगा। याद कर लीजिएगा क्योंकि ये सवाल पूछा गया है कि एक्यूरेसी किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है या फिर किसके प्रोपोर्शनल होता है। तो ये होता है रिलेटिव एरर के, याद कर लीजिएगा जो रिलेटिव एरर होता है या फिर जो फ्रैक्शनल एरर होता है, इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कौन? एक्यूरेसी। तो ये 2 टर्म याद कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, आपको स्क्रीन पर 2 फिगर दिखाई दे रहा होगा। देखिए ये जो पहला फिगर है इसी को हम कहते हैं वर्नियर स्केल, अच्छे से समझ लीजिएगा और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्क्रू गेज। अब देखिए स्क्रू गेज और वर्नियर स्केल में आप देखिए ये वाला जो स्केल देख रहे हैं, ये जो इस कलर से रंगा हुआ है, ये है आपका वर्नियर स्केल और जो व्हाइट कलर से आप देख रहे हैं ये वाला, ये आपका मेन स्केल है। तो अगर आपसे पूछा क्या जाएगा, जो सवाल होगा आपसे परीक्षा में यही पूछा जाएगा कि जो वर्नियर स्केल है उसका लीस्ट काउंट कितना होता है? तो सबसे पहले समझिए कि अगर आप मेन स्केल को देखेंगे तो मेन स्केल में जो डिवीज़न देख रहे हैं, ये हर डिवीज़न 1 एमएम को रिप्रेज़ेंट करता है, ठीक? और यही वाला जो आपका वर्नियर स्केल है, जो मैंने रेड रंग से इसको
क्रॉस किया है। तो यहाँ पर कितने डिवीजन है? 10 डिवीजन है। तो हम क्या करते हैं कि लीस्ट काउंट अगर किसी जो इंस्ट्रूमेंट है उसका अगर हमको लीस्ट काउंट निकालना है तो हम क्या करते हैं, जो मेन स्केल डिवीजन है यानी कि जितना भी मेन स्केल डिवीजन है, अगर हम उसमें से जो मेरे पास जो वर्नियर स्केल डिवीजन है उसको अगर हम घटा देते हैं तो ये आपका क्या निकल के आ जाता है? सिंपली लीस्ट काउंट निकल कर आ जाता है। लेकिन एक और तरीका है जो आसान तरीका है जिससे कि आप निकाल सकते हैं। ये सिर्फ बताने के लिए आपसे परीक्षा में केवल डायरेक्टली पूछा जाएगा लिस्ट काउंट कितना होता है, तो बस वही याद करना है आपको। लेकिन यहाँ समझ लीजिए कि लिस्ट काउंट का एक और होता है, क्या होता है? तो जो वैल्यू होता है, ध्यान से समझिएगा, जो वैल्यू होता है एक, किसका एक? यानी किस एक की बात की जा रही है? तो एक जो मेन स्केल डिवीजन होता है इसकी, यानी कि 1 एमएसडी अगर आप इसको भाग लगा देते हैं किससे? तो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन जितना है वर्नियर स्केल में, क्या बोला मैंने? कि जो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन है किसमें? वर्नियर स्केल डिवीजन में। तो ये आपका क्या हो जाएगा? यानी वर्नियर स्केल में जितना डिवीजन है उतना से अगर आप भाग लगा देते हैं वर्नियर स्केल के, ये आपका क्या बन जाएगा? ये आपका सिंपल बन जाता है लिस्ट काउंट। अब आपको मालूम होना चाहिए कि जो वैल्यू होता है एक मेन स्केल डिवीजन में, तो मैंने आपको बताया कि सभी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 एमएम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सिंपल ये आपके पास कितना है? 1 एमएम आ गया। और मैंने आपको बताया कि अगर आप वर्नियर स्केल को देखेंगे तो 0 से काउंट कीजिए 10 तक, कितना डिवीजन हो गया? 10 डिवीजन हो गया। तो बस 10 डिवीजन से आप इसको भाग लगा दीजिए। अब आपको क्या निकल के आ जाएगा? 0.1 एमएम आ जाएगा। तो लिस्ट काउंट कितना बन गया? 0.1 एमएम। किसका लिस्ट काउंट बन गया? ये बन गया आपका वर्नियर स्केल का। उसी तरह से अगर आप ये वाला फ़ॉर्मूला लगाना चाहेंगे, कौन-सा? तो कहाँ गया? ये वाला मैं यहीं बता देता हूँ इसको, पेन का कलर चेंज कर देता हूँ पहले। देखिए, अब इसको आप निकालिए, कैसे निकालिएगा? तो सबसे पहले आपको मेन स्केल डिवीज़न को देखना पड़ेगा। तो अगर आप देखेंगे जो वर्नियर कैलिपर होता है, जो एक मेन स्केल डिवीज़न है, मैंने आपको समझा भी दिया है, वो कितने का है? 1 एमएम का है, जो कि कोइंसाइड करेगा कितने के साथ? 10 वर्नियर स्केल डिवीज़न के साथ। तो दसों पर तो नहीं ना चढ़ेगा, एगो इसका हमेशा 9वें पर ना चढ़ेगा। ध्यान से समझिए। जो ये एगो आएगा वो हमेशा किस पर चढ़ेगा? जो मैं फिर से बोल देता हूँ कि जो एक मेन स्केल डिवीजन है वो 1 एमएम का है और जो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन है वो कितने मेन स्केल डिवीजन के साथ कोइंसाइड करेगा? तो हमेशा 9 के साथ करेगा। तो यानी कि अगर आप यहाँ पर एक वर्नियर स्केल डिवीजन निकालते हैं, ये किसके बराबर हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा आपका 9/10 मेन स्केल डिवीजन के बराबर हो जाएगा। तो यानी कि ये कितना हो जाएगा? 0.9, यानी कि 1 VSD किसके बराबर आ गया? 0.9 MSD के बराबर आ गया, यानी कि मेन स्केल डिवीजन के बराबर आ गया। बस, तो यानी कि ये कितना हो गया आपका? ये बन गया 0.9 mm बन गया। तो अब आपसे फ़ॉर्मूला दिया हुआ है तो मेन स्केल डिवीजन में ए को कितने का होता है? 1 mm का होता है और उसी में से कितना को घटा दीजिए? तो 0.9 mm को घटा दीजिए तो 1.0 और ये हो गया 0.9, तो ये कितना हो जाएगा? 0.1 mm। तो देख लीजिए, आप जैसे भी कैलकुलेट करना चाहें आप कर सकते हैं। तो मैंने आपको ये समझा दिया, ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अब स्क्रू गेज की तरफ। तो स्क्रू गेज में आप देख लीजिए जो इसके पार्ट्स होते हैं, एनविल, स्पिंडल। आपको काम क्या है? तो देखिए, आप अगर दिखाई नहीं पड़ रहा है तो आप अपने स्क्रीन को ज़ूम करके देख सकते हैं। ये देखिए, ये जो ये वाला लाइन है जो सीधा चलेगा, देखिए एक इधर से रोटेट होगा और एक यहाँ पर सीधा लाइन है। तो यहाँ पर जो सीधा लाइन है ये है आपका मेन स्केल और ये जो घूमेगा ये है आपका सर्कुलर स्केल। तो देखिए, मैं एरो मार्क कर देता हूँ, ये आपका सर्कुलर स्केल है। तो सर्कुलर स्केल में कितने डिवीज़न होते हैं? 100 डिवीज़न होते हैं और यहाँ पर जो ये मेन स्केल है, इसमें जो एक रीडिंग है वो किसको बता रहा है? 1 एमएम को बता रहा है। तो सिंपल जो लिस्ट काउंट हो गया वो पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीज़न ऑन सर्कुलर स्केल हो गए। और आसान भाषा में बोले तो जो भी डिस्टेंस मूव करेगा स्क्रू के द्वारा एक कंप्लीट रोटेशन में, और बटा जो नंबर ऑफ डिवीज़न होगा सर्कुलर स्केल पर, यही तो लिस्ट काउंट आएगा। तो लिस्ट काउंट देख लीजिए तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 एमएम और नीचे कितना डिवीज़न आएगा? 100 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका? 0.01 एमएम आ जाएगा लिस्ट काउंट। लेकिन आपसे ये भी तो सवाल पूछ सकता है कि सेंटीमीटर में बताइए। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो 10 एमएम होता है उसमें कितना सेंटीमीटर होता है? 1 सेंटीमीटर होता है। तो यानी 1 एमएम में कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? 1/10 सेंटीमीटर। तो बस इसको कर लीजिए तो 0.01 और गुना 1 एमएम में कितना हो जाएगा? 1/10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये आपका कितना निकल कर आ जाएगा? ये निकल कर आ जाएगा 0.001 सेंटीमीटर। तो याद कर लीजिएगा कि आपसे लीस्ट काउंट अगर सेंटीमीटर में पूछता है तो 0.001 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका और 0.01 एमएम आ जाएगा। और आपसे एक और ऐसे ही बता देता हूँ कि जो आपका मीटर स्केल होता है, जो आप नापने वाला जो स्केल लेते हैं मीटर स्केल,
उसका भी आपसे लिस्ट काउंट पूछ सकता है और पूछा भी गया है एग्ज़ाम में सवाल। तो मैं सिंपल लिख देता हूँ, अब आपको समझ में आ गया होगा कि 1 एमएम सब जगह चल रहा है, तो इसका भी जो आपका लिस्ट काउंट होगा मीटर स्केल का वो कितना हो जाएगा? 1 एमएम हो जाएगा। तो ये तीनों याद कर लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। चलिए, तो अब आप क्वेश्चन भी करने का कोशिश कीजिए। बोलता है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी दिया गया जो 4 वैल्यू है, यानी 4 फिजिकल क्वांटिटी है, इनमें से कौन-सा वेक्टर है? मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया है कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, ये आपका कैसा है? ये आपका स्केलर क्वांटिटी है। उसी तरह से जो इलेक्ट्रिकल पावर है, ये आपका कैसा है? तो ये भी आपका स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक करंट भी आपका स्केलर क्वांटिटी है, जबकि जो डाइपोल मोमेंट है आपका, ये कैसा क्वांटिटी है? तो वेक्टर क्वांटिटी है, बाकी के 3 स्केलर हैं। मैंने आपको सब कुछ डिटेल में पढ़ा रखा है, अगर आप पीछे के लेक्चर्स को नहीं देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से देखते हुए आइए। अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन-सा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है? वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट तीनों वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। केजी मीटर पर सेकंड, याद रखिएगा केजी मीटर पर सेकंड किसका एसआई यूनिट है? तो मैंने आपको बता रखा है कि ये मोमेंटम का एसआई यूनिट है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो यूनिट? तो मैंने बताया है रिलेटिव डेंसिटी का एग्ज़ाम्पल देके आपको कि इसका कोई यूनिट नहीं होता है, यानी कि ये किस तरह से है? ये यूनिटलेस है। अब आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। बोलता है कि कौन-सा इनमें से डिराइव्ड यूनिट नहीं है? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ मैंने आपको पढ़ा रखा है, मास, लेंथ, टाइम, यानी कि डेंसिटी इसमें जो है इंक्लूडेड नहीं है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। पूछा गया है कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में से इनमें से किसका जो है जो यूनिट दिया हुआ है, वो चारों में से कौन-सा बनेगा, आपको बताना है। तो देखिए, मैंने इस सवाल को नहीं करा है, तो यहाँ पर करा देता हूँ। तो आपको मालूम होना चाहिए कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए जो आपके पास एफ होता है, वो कितना होता है? अगर आपके पास 2 बॉडी है जिसका अलग-अलग मास है और दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस मान लेते हैं कि आर है, तो ये कितना हो जाएगा? जीएमएम बाई आर स्क्वायर होता है। तो हमको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की वैल्यू चाहिए, तो ये हो जाएगा एफ इंटू आर स्क्वायर और एम इंटू एम हो जाएगा। फ़ोर्स का न्यूटन होता है, आर का मीटर का, तो लेंथ का स्क्वायर मीटर स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा नीचे केजी का स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, तो देख लीजिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर कहाँ है? यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपको कई बार एग्ज़ाम में ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी का पावर -2। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल पूछा है कि डायमेंशनल फ़ॉर्मूला ऑफ स्पीड कितना होता है? तो मीटर पर सेकंड होता है, यानी एलटी का पावर -1 हो जाएगा। एलटी का पावर -1 कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। आपसे पूछा गया है कि लाइट ईयर किसका यूनिट है? तो मैंने कई बार बता रखा है कि लाइट ईयर जो होता है लेंथ का यूनिट होता है। एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस को इससे हम मेज़र करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लेंथ का यूनिट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। आपसे पूछा गया है कि लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ अ क्वांटिटी व्होज़ यूनिट कैन आल्सो बी, यानी उसका यूनिट और क्या हो सकता है? अभी मैंने बताया कि आपको एंगस्ट्रॉम में भी मेज़र करते हैं। एंगस्ट्रॉम क्या होता है? ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि 1 एंगस्ट्रॉम में 10 का पावर -10 मीटर होता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। तो अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि जो डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल है टाइम t में, वो दिया हुआ है आपके पास s बराबर at प्लस बीटी स्क्वायर के बराबर। जहाँ पर बोला है कि a और b 2 कांस्टेंट है, तो आपको b का डायमेंशनल फ़ॉर्मूला निकाल के बताना है। तो आपको यहाँ पर एक टर्म पता होना चाहिए और वो टर्म मैं लिख देता हूँ। इसको बोला जाता है कि डायमेंशनल होमोजेनिटी बोला जाता है। तो आप याद कर लीजिएगा कि प्रिंसिपल ऑफ, बस एक लाइन का चीज़ है कि प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी होता क्या है, ये मैं यही समझा देता हूँ और क्वेश्चन भी करा देता हूँ। तो होमोजेनिटी, अब ये होता क्या है ये समझ लीजिए। तो प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी का मतलब होता है कि यानी कि जैसे यहाँ पर आपको इक्वेशन एक दिख रहा है कि s बराबर 80 प्लस बीटी स्क्वायर है। तो इसका कहना ये है कि जो एलएचएस है, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड में एस आपको दिखाई पड़ रहा है, अगर इसका डायमेंशन बराबर होगा किसके, जो एटी और बीटी है उसके बराबर, यानी कि जो आरएचएस का डायमेंशन होगा उसके बराबर होना चाहिए। यही सिंपल भाषा में क्या कहलाता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहलाता है। तो क्लियर हो गया आपका। तो एस क्या है आपका? तो एस यहाँ पर डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास? एस जो है इसका यूनिट क्या हो जाएगा? लेंथ हो जाएगा। तो यानी कि बाकी भी ये दोनों जो होंगे वो किसके यूनिट होने चाहिए? तो ये भी लेंथ के ही यूनिट होने चाहिए। तो अगर मैं शुरुआत में देखूँ तो यानी कि ये L बराबर कितना होना चाहिए? 80 और L बराबर क्या होना चाहिए? बीटी स्क्वायर। तो देखिए डायमेंशनली अगर L बराबर मैं AT लिखता हूँ, तो यहाँ से T भी क्या है आपका?
तो टी के तो टर्म में लिख ही सकते हैं, तो टी की जगह मैं कैपिटल टी लिख देता हूँ ताकि डायमेंशनली ये करेक्ट हो जाए। तो ए कितना हो जाएगा आपका एल, और ये नीचे कितना आ जाएगा टी आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका एल टी का पावर -1 आ जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या लिखा। तो ए का जो आपको डायमेंशनल फ़ॉर्मूला है वो किसका है, एल टी -1 है। उसी तरह से आपको क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पर, बी के लिए निकालना पड़ेगा। तो बी के लिए आप कैसे निकालेंगे, तो एस बराबर बी टी स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो एस कितना है, एल है, और यहाँ पर बी, और ये हो जाएगा आपका टी का पावर 2 हो जाएगा। तो बी कितना आ जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा एल, और ये कितना हो जाएगा आपका टी का पावर 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, एल टी का पावर -2 हो जाएगा। तो बी का जो डायमेंशनल इक्वेशन बना वो कितना बन गया, एल 1 और टी का पावर -2, एम साथ में 0 रहेगा। तो देख लीजिए कौन-सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ये थे आपके आज के बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग की क्लास, जिसमें मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के 10 क्वेश्चन लेकर आए जो मैंने पढ़ा दिया है, और साथ ही साथ आज आपने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी कवर किया। चलिए, आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं अब हम अगली क्लास जो कि आपकी परसों होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।